स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कल हो गए थे हमारे। मेजरमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन के स्टेप, इवैल्यूएशन और मेजरमेंट में डिफरेंस, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये टॉपिक हमारे हो गए थे। आज का टॉपिक है हमारा फॉर्मल इवैल्यूएशन, इनफॉर्मल इवैल्यूएशन एंड लर्निंग प्रोसेस की जो फीडबैक है उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, चलिए निकाल लीजिए पेज नंबर 41। सबसे पहले बात आती है औपचारिक आकलन, फॉर्मल असेसमेंट लगा लो आप, ठीक है, या इवैल्यूएशन लगा लो, अनौपचारिक आकलन इनफॉर्मल असेसमेंट, और लर्निंग प्रोसेस में जो फीडबैक है उसके बारे में हमें बताना है। सबसे पहले बात आती है हमारी फॉर्मल असेसमेंट की। तो फॉर्मल असेसमेंट क्या होती है, जिसमें हम एक सिस्टमैटिक वे से हम क्या करते हैं, आप लोगों का इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आपका फॉर्मल वे कहलाता है, जिसमें आपके स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। ठीक है, एक अचीवमेंट टेस्ट हो गए, आपके एप्टीट्यूड टेस्ट हो गए, ये टाइप के जो टेस्ट होते हैं। ठीक है, फॉर्मल असेसमेंट में हम क्या है, कुछ स्टैंडर्ड्स का यूज करते हैं और स्टैंडर्ड्स के आधार पर आपके टेस्ट बनाए जाते हैं और उन टेस्ट को क्या करते हो, आप देते हो, और फिर उससे हम पता लगाते हैं कि आपको कितनी चीजें समझ में आई हैं और कितनी चीजें समझ में नहीं आई हैं। ठीक है, तो जो हमारे फॉर्मल असेसमेंट है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। फॉर्मल असेसमेंट की विशेषताओं में बताया है, ये ज्ञान को मापने में सक्षम होना चाहिए, यानी कि बालक के एक तो क्या फॉर्मल जो असेसमेंट है वो ऐसे होने चाहिए जो बच्चे की नॉलेज को मेजर कर सकें। दूसरा, जो फॉर्मल असेसमेंट जो टेस्ट ले रहे हैं वो वैलिड होने चाहिए, विश्वास करने योग्य होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने एक टेस्ट जो बनाया वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो विश्वसनीय होना चाहिए। बच्चे के जो सीखने के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या परिणाम है, बेटा सबसे पहले बात करते हैं हम फॉर्मल असेसमेंट की, या फॉर्मल इवैल्यूएशन आप बोल सकते हो। फॉर्मल का मतलब क्या है, जब हम एक सिस्टमैटिक तरीके से या प्री प्लान्ड तरीके से कोई भी टेस्ट लेते हैं ये जानने के लिए कि बच्चे ने सीखा है या नहीं सीखा है, उस चीज को मेजर करने के लिए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल असेसमेंट उसको हम बोलते हैं। जैसे मैं पहले बता दूंगी आपको कि भाई मेरे को ये टेस्ट लेना है आपका, ठीक है, और सिस्टमैटिक तरीके से आप क्लास में आते हो, फिर आप टेस्ट दोगे, तो ये बताया है आपका फॉर्मल असेसमेंट। इसमें क्या है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं आपके और अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। मैम कौन सी यूनिट चली? बेटा थर्ड यूनिट चली हुई है आपकी, पेपर थर्ड की। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर बेटा मेरी बुक में है 41। ठीक है, अभी उससे पहले वाला क्वेश्चन कर रहे हैं फॉर्मल असेसमेंट। ठीक है, मीनिंग क्लियर हो गया फॉर्मल असेसमेंट का जी। ठीक है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, फॉर्मल असेसमेंट क्या होता है। देखो भाई, फॉर्मल असेसमेंट की विशेषताएं हैं, ये बच्चे के नॉलेज को टेस्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा, वैलिड होना चाहिए। तीसरा, विश्वास करने योग्य होना चाहिए। ठीक है, आगे फोर्थ क्या बताया गया है कि बच्चे के सीखने के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या परिणाम है, क्या उद्देश्य है, उनके बीच में तालमेल स्थापित करने वाला होना चाहिए। ठीक है, इसका क्या है, जो असेसमेंट है वो ब्रॉड एरिया में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक छोटी सी क्लास है, नहीं, पूरा सारी चीजें इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि बच्चे के सारे पहलुओं को हमें यहाँ पे माप के देखना है। तीसरा बताया गया है, और नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी विजन है, वो बच्चों के लिए उपयुक्त होने चाहिए। परीक्षा देने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए ताकि बच्चा क्या है, ठीक ढंग से अपने क्वेश्चंस को क्या है जवाब दे सके। ठीक है, और जब भी जो टेस्ट बनाए वो बिल्कुल इजी सरल वे में हमें बनाना चाहिए। तो ये क्या बता रखी है, इसकी विशेषताएं बता रखी हैं। उसके बाद बात आती है हमारी इनफॉर्मल असेसमेंट की। तो इनफॉर्मल असेसमेंट क्या होता है, इनफॉर्मल असेसमेंट उस असेसमेंट को बोलते हैं जिसे सरलता दिन प्रतिदिन क्लास की एक्टिविटी में शामिल किया जा सकता है, जो बच्चों की प्रोग्रेस एवं
प्रदर्शन को माप सकता है, जिसमें आपका चेकलिस्ट, ऑब्जर्वेशन, पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, टाइम सैम्पलिंग, इवेंट सैम्पलिंग या रिकॉर्डिंग। देखो भाई, इनफॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल तो हो गया जैसे हमने बच्चे के फाइनल पेपर ले लिए, मान लो 10th के बोर्ड के पेपर होते हैं तो वो सारे के सारे वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, सारे के सारे ऑल ओवर इंडिया में 10th के बोर्ड के एग्जाम एक साथ होते हैं। किसी में हाँ, लेकिन बोर्ड के मान लो सीबीएसई है तो पूरे इंडिया में एक साथ हो रहे हैं, लेकिन आपका स्टेट का बोर्ड तो हो सकता है कुछ आगे पीछे 1-2 दिन हो सकता है, तो ये बताया गया है इसमें। तो अनौपचारिक क्या होता है, हम अपनी क्लासरूम में जो टेस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपका चेकलिस्ट बना लिया कि भाई ये बच्चे ने ये काम ठीक किया, ये किया, आप लोगों का पोर्टफोलियो बना लिया। पोर्टफोलियो का मतलब आप क्लास में कैसे बिहेवियर कर रहे हो, आपको ऑब्जर्व भी कर रही हूँ मैं, आपने पूरे असाइनमेंट बनाए हैं नहीं बनाए, आपने सभी टेस्ट दिए हैं या नहीं दिए हैं, क्लास में आप कितना कम्युनिकेट कर रहे हो, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद आती है आपका रेटिंग स्केल, टाइम सैम्पलिंग, इवेंट सैम्पलिंग, ये सारी चीजें। इसकी विशेषताएं क्या क्या है भाई, ये बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें कोई बच्चा मेरा फेवरेट है तो मैंने उसको ज्यादा नंबर, नहीं, ये क्या होना चाहिए, बिल्कुल भी बायसनेस नहीं करनी चाहिए। आकलन क्या है, निष्पक्ष होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, स्कोरिंग की जो प्रोसेस है वो सही होनी चाहिए, ठीक है, वास्तविक रियल होना चाहिए, इसके भी क्या है, हमें स्टैंडर्ड निर्धारित करने चाहिए। इनफॉर्मल, ऐसा ये क्या है हमारा उद्देश्य स्पष्ट एवं स्किल की पहचान करने वाला होना चाहिए, ठीक है, समय पर होना चाहिए, ठीक है। ये भी क्या है, औपचारिक की तरह ही इसमें भी क्या है, हमें बच्चों को मोटिवेट करना है, ठीक है। क्लासरूम में सभी बच्चों के लिए उपयुक्त होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंट बच्चे इसको कर रहे हैं, बाकी बच्चों को तो आपने काम ही नहीं दिया, तो सबके लिए होना चाहिए। बच्चे की जो लर्निंग जो परफॉर्मेंस है उसको सुधारने के लिए ये टेस्ट होने चाहिए, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की फीडबैक। शिक्षण की अंत क्रियावस्था में फीडबैक महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, ये वे सिचुएशन होती हैं जो विशेष प्रतिक्रियाओं की संभावना को बढ़ा देती है, ठीक है। टीचिंग के अंत क्रिया अवस्था यानी कि फीडबैक क्या होती है, फीडबैक जैसे मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया, मैं आप लोगों को फीडबैक देती हूँ कि भाई आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की है, अब आपको क्या इसको थोड़ा सा सुधारना होगा, ठीक है। तो फीडबैक से हमें क्या मिलता है, हमें कैसा हमने किया उस चीज की रेनफोर्समेंट हमें मिलती है। फीडबैक इसलिए दी जाती है ताकि बच्चे ने जो काम किया है उसकी सूचना उसको मिल सके, ठीक है। फीडबैक 2 तरीके से हो सकती है, आपकी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके से होती है। जब अध्यापक भाषा का प्रयोग करके विद्यार्थी को बताता है कि उसका उत्तर सही है गलत है, तो वो है आपका वर्बल फीडबैक। और जब क्या है, संकेतों से, आपके फेशियल इंप्रेशन एक्सप्रेशन से जब टीचर आपका बताता है तो वो क्या कहलाती है, नॉन वर्बल फीडबैक कहलाती है, ठीक है। और फीडबैक से हमें क्या है, पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या मिलता है, रेनफोर्समेंट मिलता है हमें, ठीक है। पॉजिटिव में क्या हो सकता है आपका, जैसे मैंने प्रशंसा कर दी किसी बच्चे की तो वो बच्चा बहुत मोटिवेटेड हो जाता है और आगे और ज्यादा काम करता है। उसके बाद है आपका अध्यात्मक पुनर्बलन। अध्यात्मक क्या है, यानी कि दोनों तरीके से, पॉजिटिव भी रेनफोर्समेंट मिलती है और हमें नेगेटिव में अगर मैंने आपको डांट दिया तो आप कई बच्चे ऐसे हो जाएंगे, भाई मैडम ने तो 2 डंडे लगाने हैं, कोई बात नहीं, इतना काम याद करने के बजाय हम 2 डंडे ही खा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह के भी बच्चे हो जाते हैं। तो टीचिंग की प्रक्रिया में विद्यार्थी के बिहेवियर में परिवर्तन लाने के लिए फीडबैक होना भी बहुत जरूरी है। समझ में आ गया, ठीक है। अब अगला है क्वेश्चन आपका, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या लाभ है, ये मैंने सिद्धि के को दिया था ये वाला टॉपिक। यस मैम। रेडी हो बेटे? यस मैम। ओके बेटा, स्टार्ट। आज आपका टीचर जो गुनगुन मैम थी हमारी, उनको लगा ठीक है हमारे बच्चे को जितना मैंने एडिशन में बताया समझ आ गया, लेकिन अब मैम के माइंड में क्वेरी आई कि ठीक है मैंने ये क्वेश्चन तो बता दिया, एक क्वेश्चन और बच्चे से पूछती हूँ। तो मैम ने बोला 346 प्लस 346 ऐड करो। बच्चे कुछ देखो 10 स्टूडेंट्स थे क्लास में फॉर एन एग्जाम्पल, तो 5 स्टूडेंट्स ने तो आंसर दे दिया लेकिन 5 स्टूडेंट्स आंसर नहीं दे पाए। तो 5 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया 692, बट
कुछ बच्चों ने आंसर दिया 492। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, कुछ बच्चों का रॉन्ग आंसर क्यों था, क्योंकि बच्चों को जो कैरी होता है उसमें दिक्कत आई। तो जो कैरी वर्ड था ना, तो इससे गिव सम क्वेरीज या क्विजेज, मैम जब हम स्टूडेंट को क्विजेज देंगी, या गुनगुन मैडम जो हमारी मैथ्स टीचर थी, जो हमने इमेजिन करी थी, वो क्वेरीज जब हम पूछ रही थी, उन्होंने बोला मैंने बच्चों को जब पहला क्वेश्चन दिया था तो उसमें जब कैरी नहीं था, तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे सबने सॉल्व किया, लेकिन जब मैंने उनको कैरी वाला क्वेश्चन दिया 3 डिजिट का, तो वो नहीं कर पाए। तो ये था आपका गिव स्मॉल क्विजेस, ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग में हम कैसे पहचान सकते हैं कि क्या मैम अगर क्वेरीज हमें दे रही है, हमें कोई टेस्ट दे रही है, या फिर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रही है, या हम उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग में ये टीचिंग के टाइम पे होता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। और इसमें हम फीडबैक भी ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की? तो सबसे पहला, जैसे मैंने बताया था, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों है ये? कंटिन्यूअस प्रोसेस इसलिए, सबसे पहला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स का, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर्मेटिव असेसमेंट का ये इसलिए है क्योंकि क्लास में एम्पल्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 50 प्लस हैं, 40 प्लस हैं, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्लासरूम, ठीक है। तो हर स्टूडेंट को कंटिन्यूअसली, प्रोकास्टिनेशन मतलब आज कर लेंगे वर्क, कल नहीं करेंगे, या फिर हम आधे घंटे बाद करेंगे या परसों करेंगे, ऐसे ना करके, जैसे मैम ने अभी फीडबैक पढ़ाया, मैंने अभी फीडबैक को अंडरस्टैंड करा, मुझे समझ में आ गया, मैंने अपना फीडबैक दिया कि मुझे समझ में आ गया, तो मैंने कंटिन्यू प्रोसेस एकदम प्रोकास्टिनेशन ना करते हुए उस चीज को करा, तो उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट आता है आपका इसके अंदर प्रोवाइड फीडबैक्स। इस कैरेक्टरिस्टिक्स में सेकंड फ्यूचर है आपका प्रोवाइड फीडबैक्स। इसके अंदर टीचर गिव सजेशन और गाइडेंस, टीचर हमें गाइड करती है। अब गाइड जैसे कि हमारा टेस्ट होता है, अब टेस्ट में कभी कभी क्या होता है, जो हमारी टीचर होती है, हमने आंसर भी ठीक लिखा होता है, सब कुछ ठीक लगा, बट कभी कभी मैम बोलती है ना हमें कि बेटा आपने आंसर तो बिल्कुल करेक्ट लिखा है, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से और फॉर्म करते, या फिर इसमें ये चीज और ऐड करते, आपने लिखा ठीक है, लेकिन अगर इसको इस तरह और अच्छी तरीके से बताते तो शायद आपको मार्क्स और अच्छे मिल सकते थे। या फिर जैसे कि 2 मार्क क्वेश्चन होते हैं, हम 5 मार्कर में लिख देते, बड़ा बड़ा लिख देते हैं, तो मैम हमें बताती है ना कि बेटा 2 मार्कर था, तो आप उसको 2 मार्क के अकॉर्डिंग लिखो, आपका टाइम भी सेव होगा। तो उसको बोलते हैं हम प्रोवाइड फीडबैक्स। फिर आता है थर्ड आपका स्टूडेंट सेंटर। देखो जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना फॉर्मेटिव असेसमेंट की, जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग की, पढ़ाई जो हम पढ़ रहे हैं उसी दौरान कोई काम किया जा रहा है क्लास के अंदर, तो उसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। तो ऐसा फॉर्मेटिव असेसमेंट करना चाहिए जो स्टूडेंट सेंटर्ड हो, मतलब छात्र केंद्रित हो, मतलब बच्चे को एडिशन समझ में आ गया है, सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया है, फीडबैक समझ में आ गया है, असेसमेंट का मतलब समझ में आ गया है। अगर फॉर एन एग्जाम्पल आप मान लीजिए, मैं फॉर एन एग्जाम्पल हमारी जो टीचर है, जैसे असेसमेंट छोड़ के डायरेक्ट फीडबैक पे आ जाती, तो हम कंफ्यूज हो जाते कि ये डायरेक्ट यहाँ पे टॉपिक फीडबैक कैसे ऐड हो गया। तो वही स्टूडेंट सेंटर होनी चाहिए। फिर हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इन नेचर, कमियों की पहचान करने वाला। मतलब हम जब कोई भी कार्य कर रहे हैं तो स्टूडेंट अपनी कमियां मतलब अपनी वीकनेसेस जो होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैंने कल एक टॉपिक रिवाइज किया असेसमेंट। मैंने जब असेसमेंट रिवाइज किया तो मुझे लगा मेरे को ना फॉर्मल असेसमेंट या फिर सक्सेसिव असेसमेंट जो था, या फिर जो उसके टाइप से, वो समझ नहीं आए, मुझे मतलब नहीं समझ में आया। तो मैंने अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई किया कि मैंने कल जो मैम ने मुझे टॉपिक पढ़ाया तो मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक इन नेचर। चलिए अब इसके आ जाते हैं एडवांटेजेस पे। एडवांटेजेस क्या है इसके? एडवांटेजेस फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट के बहुत सारे एडवांटेजेस है। तो पहला है इम्प्रूव लर्निंग, सीखने में सुधार करना। सीखने में सुधार करना मतलब जैसा कि अभी हमने कहा था कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट लिया था कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्रोकास्टिनेशन नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। हम ये नहीं कर रहे कि कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, या हम शाम को पढ़ेंगे। जब हम उसी कार्य को, उसी वर्क को उसी वक्त कर ले रहे हैं, तो ये हमारी जो इंटेलेक्चुअल हमारी माइंड है ना, उसमें 2 टाइप की मेमोरी होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। हम जब पहली बार, जैसे अभी हमने फीडबैक पढ़ा, तो फीडबैक जो हमने पढ़ा ना, तो ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाके फीड हुआ।
अब अगर हम इसको क्या करेंगे, घर पे जाके फिर से मतलब अभी थोड़ी देर बाद क्लास खत्म होने के बाद इसी टॉपिक को दोबारा रिवाइज करेंगे, फिर थर्ड डे करेंगे या फिर 1 वीक बाद करेंगे ना, तो ये हमारी लॉन्ग टर्म में जाकर सेव हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इंप्रूविंग लर्निंग। तो ये बहुत एक पॉजिटिव इफेक्ट है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आइडेंटिफाई वीकनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स और जो आपकी एडवांटेजेस है ना वो मिलती जुलती है। आप कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट भी इसमें ऐड कर सकते हो। इन द सेंस वहां पे भी हम वीकनेस की बात कर रहे थे कि बच्चा कैरेक्टरिस्टिक्स में अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई कर रहा है, लेकिन एडवांटेज में भी हमें अपनी वीकनेस पता चल रही है, हमें अपने वीक एरिया पता चल रहा है। जैसे कि मैथ्स में जो हमारी गुनगुन मैडम थी, अभी हमने इमेजिन करी थी, वो 3 सम्स में जब बच्चा कैरी नहीं कर पा रहा था तो बच्चे को उसकी कैरी प्रॉब्लम कि हाँ मैं कैरी नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, वो प्रॉब्लम पता लगी थी। ठीक है, तो आइडेंटिफाई वीकनेस, फिर आपको इससे आपकी हर एक वीकनेस, आप कहाँ किस सब्जेक्ट में वीक पढ़ रहे हो ये भी पता चलता है। और टीचर को इससे क्या मिलता है, एक थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक। टीचर को स्टूडेंट के प्रति एक फीडबैक प्रोवाइड होता है। जैसे कि हमारी जो गुनगुन मैडम थी, जो हमने इमेजिन करी थी, वो क्या कर रही थी कि उन्होंने 2 सम्स दिए थे। तो जब हमारी मैम ने, गुनगुन मैडम ने 2 सम्स दिए थे, तो जो पहला सम था वो विदाउट कैरी वाला था, जिसके अंदर बच्चों ने आंसर 484 बताया था। लेकिन जब सेकेंड टाइम हमारी जो गुनगुन मैडम थी, उन्होंने 692 बताया था आंसर, तो कैरी प्रॉब्लम बच्चों की मिली, मतलब 5% जो हमारे स्टूडेंट थे उनकी। तो मैम ने नेक्स्ट टाइम से जब पढ़ाया ना वो टॉपिक, तो थोड़ा सा मैम ने अपने टीचिंग मेथड में इम्प्रूव किया कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अब मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी या अदर कोई मेथड यूज करूंगी। तो ये हमें प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक। ठीक है, एडवांटेजेस में। नेक्स्ट आता है एडवांटेज में, एडवांटेजेस में आपका इंक्रीज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। अब आपने प्रोकास्टिनेशन करना बंद कर दिया, आप कंटिन्यूअस प्रोसेस अपना रहे हो। ठीक है, आपको अपनी वीकनेसेस पता लग गई हैं, सब कुछ पता लग गया है, तो आपका जो पार्टिसिपेशन है ना आपके टीचर के साथ, वो बहुत ज्यादा जल्दी एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करोगे। जब आपके टॉपिक्स क्लियर होंगे, आप डेली कर रहे हो, तो आप अपने टीचर के साथ ना उस चीज को बहुत अच्छे से शेयर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिड्यूस फियर ऑफ एग्जाम, मतलब परीक्षा का डर कम करता है। ये एडवांटेजेस है। अब हम डेली अपनी क्लासेस में ये कोर्स जो कर रहे हैं जीबीटी फर्स्ट ईयर का, हम डेली थोड़ा थोड़ा कवर कर रहे हैं ना, तो अब हमें वो फियर नहीं है कि हम एग्जाम में अपना आंसर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम एग्जाम में अपना आंसर इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और इससे बस फियर क्या होगा कि हमारा पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन हम कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जो जेन्युइनली हर स्टूडेंट को जब एग्जाम देने जाते हैं वो होता है। लेकिन ये वाला फियर कि हमने पढ़ा नहीं है, हम कर नहीं पाएंगे, वो हम उस फियर ऑफ एग्जाम से रिड्यूस हो सकते हैं। फिर इसके अंदर आता है आपका इंकरेज रेगुलर स्टडी। जब आपने प्रोकास्टिनेशन, मतलब आपने डेली अपना काम करना शुरू कर दिया है, अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया है, तो आपको अपनी पढ़ाई में बहुत ही इंटरेस्ट आने लगेगा। जैसे हम कभी म्यूजिक को सुनते हैं ना, तो हम म्यूजिक को कितने इंटरेस्टिंगली सुनते हैं, तो उसी प्रकार हमें अपनी पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा, और ये क्या करेगा, मोटिवेट करेगा स्टूडेंट्स को। अब मैं आपको इसमें लास्ट ना थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी बता देती हूँ। अगर हमने एडवांटेजेस को कंज्यूम करा है तो हमें डिसएडवांटेजेस भी पता होने चाहिए, मतलब हानि। लाभ हमें पता चल गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चल गया, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है हमें ये पता चल गया। अब हम डिसएडवांटेज बताते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज है टाइम कंज्यूमिंग, ये समय लेने वाला है। देखो, जो हमारी हमने इमेजिन करी थी हमारी गुनगुन मैम, तो गुनगुन मैम की क्लास में ना 40+ 50+ स्टूडेंट्स थे। अब हर स्टूडेंट्स पे ध्यान देना, हर स्टूडेंट अपना वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, अपना होमवर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, हर स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम बता पा रहा है नहीं बता रहा है, वो होती है टाइम कंज्यूमिंग। सेकंड आता है डिफिकल्टी इन लार्ज क्लास। जैसे कि मैंने बताया, अभी हमने इमेजिन करा था हमारी गुनगुन मैम को, तो एम्पल ऑफ स्टूडेंट्स थे। मैम ने आइडेंटिफाई किया 5% स्टूडेंट्स जो है मेरे, उनको टॉपिक समझ नहीं आया है। तो कभी कभी क्या होता है, इतनी सारी क्लास में कभी कभी टॉपिक ना समझाना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर आता है आपका रिक्वायर कंटिन्यूअस एफर्ट। नाउ अब देखिए, ये सारे पॉइंट ना एक दूसरे से बहुत इंटरकनेक्टेड हैं। क्यों है इंटरकनेक्टेड? जैसे कि मैंने अभी बोला कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये वीकनेस को दूर करता है, ये आपके मेंटल एबिलिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, क्योंकि आपने जब डेली कुछ प्रैक्टिस करा है ना, तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर सेव हो रहा है। लेकिन अगर आपको अपनी मेमोरी स्ट्रॉन्ग करनी है, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म लेकर जानी है, तो उसको कंटिन्यूअस एफर्ट्स करना पड़ेगा ना, उसको डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर उसको कंटिन्यू रखना है, तो टीचर एंड स्टूडेंट बोथ नीड रेगुलर हार्ड वर्क।
तो क्या मतलब रिक्वायर कंटिन्यूस प्रोसेस एफर्ट, मतलब प्रोकास्टिनेशन ना करते हुए डेली डेली उस कार्य को हम रोज रोज अपने नीड के अकॉर्डिंग कंप्लीट करते हुए। फिर नेक्स्ट आता है लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। क्या होता है इसके अंदर, सम टीचर्स में नॉट नो हाउ टू यूज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट रेगुलरली। देखिए फिफ्थ पॉइंट कह रहा है लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। अब इसके अंदर क्या होता है कि लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग का मतलब है कि हमें जो ट्रेनिंग होती है, कुछ टीचर्स जो होते हैं उनको फॉर्मेटिव असेसमेंट किस तरीके से प्रॉपर वर्क कराना है उसकी भी ट्रेनिंग, एक उचित ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिसके लिए क्या करते हैं जो टीचर्स मीटिंग होती है वो भी कंडक्ट होती है स्कूल्स में। तो वो लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए, डिसएडवांटेजेस में जो है प्रॉपर ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए टीचर्स मीटिंग भी अरेंज की जाती है। फिर रिकॉर्डिंग कीपिंग इन डिफिकल्टी, लास्ट पॉइंट आपका रिकॉर्डिंग कीपिंग डिफिकल्टी का मतलब होता है कि रिकॉर्ड, अब फॉरेन हमारी जो गुनगुन मैडम थी क्लास में, मैथमेटिक्स की जो हमारी टीचर थी, अब उनकी क्लास में 50+ स्टूडेंट्स थे। तो आपको हर स्टूडेंट का, आपकी क्लास में रितिका, आपकी क्लास में मुनमुन, आपकी क्लास में दीक्षा, आपकी क्लास में और भी बाकी स्टूडेंट्स हैं, तो उनका रितिका, मुनमुन और आप मतलब जो नेम्स हैं स्टूडेंट्स के, वो उनका जो रिकॉर्ड है कि दीक्षा जो है उन्होंने, अच्छा उनका ना फीडबैक, उनको फीडबैक समझ नहीं आया था, तो हाँ मुझे फीडबैक रेडी करना है। हाँ एक बच्चे को फर्स्ट यूनिट, दीक्षा को फर्स्ट यूनिट समझ नहीं आई थी, जो कैरी प्रॉब्लम थी ना वो आर्यन को समझ नहीं आई थी। इस तरीके से तो रिकॉर्ड कीप करना हर स्टूडेंट का 50+ स्टूडेंट में डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस। और असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब होता है क्लास के दौरान की जाने, कंक्लूजन है क्लास के दौरान की जाने वाली जो भी प्रक्रिया, सबमिसिव जो आपका सबमिसिव असेसमेंट है ना, उससे पहले की जाने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको हम असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं। फॉर्मेटिव जो होता है जब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसे फॉर्मेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको कहीं भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। हो गया भाई क्लियर? सिर्फ प्रीति और सुप्रिया ने बताया कि क्लियर हो गया, खुशी ने बताया है, देवानंद। बेटा मुझे बताओ, मुझे बताने की जरूरत है, बाकी तो सिद्धि वाक्य में ही बहुत अच्छे से पॉइंट को क्या करती है, प्रेजेंट करती है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलूं? आगे है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, सिद्धि ने करा दिया। अब आता है हमारा सबमिटिव असेसमेंट। सबमिटिव असेसमेंट मैंने किसको दिया था? खुशी को। यस मैम। ओके, अभी पढ़ा सकते हो या क्लास में हो? हाँ तो गर्मियों की छुट्टियां लगी हैं। हाँ हाँ, फिर ठीक है, बताओ फिर। और बाकी जितने बच्चे रह गए ना, ध्यान से सुन लो, फॉर्मेटिव और सबमिटिव। अगला क्वेश्चन ही दोनों में डिफरेंस बताना है, तो मैं बाकी बच्चों से डिफरेंस पूछूंगी कि तुम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है तो क्या डिफरेंस है, बताइए खुशी। हाँ जी बेटा, कीजिए स्टार्ट। तो मेरा टॉपिक है सबमिटिव असेसमेंट, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन, हिंदी में मैं बोलूँ तो उसको। तो जैसे अगर मैं स्कूल की बात करूँ, स्कूल में हम अपने कुछ यूनिट टेस्ट दिया करते थे, FA1 FA2, SA1 SA2 हुआ करते थे। इवन आज भी स्कूल्स में ये चीजें होती हैं। तो ये ऐसे जो हम टर्म बोलते हैं ना, ये इसका ही शॉर्टकट है सबमिटिव असेसमेंट। ये कब होते हैं? ये कोर्स के एंड में होते हैं, जिनको हम एनुअल एग्जाम के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक ऐसा असेसमेंट मेथड है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के एंड में कंडक्ट होता है, लर्निंग खत्म होने के बाद, यानी कि जो फाइनल इवैल्यूएशन इसकी मदद से करते हैं फिर हम।
तो जैसे स्कूल में अगर स्कूल बोर्ड्स की बात कर लूँ या नॉर्मल एनुअल एग्जाम्स, तो वो हमारे सबमिटिव असेसमेंट का ही पार्ट है, जो कि हमारी मदद करता है बच्चे की नॉलेज जानने में, उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझने में और उसकी स्किल्स को चेक करने में। जैसे अगर स्कूल में एनुअल एग्जाम होने के बाद जैसे रिपोर्ट कार्ड मिलती है, तो उस रिपोर्ट कार्ड के जरिए हमें पता चलता है कि स्टूडेंट ने जो साल भर में कितना सीखा, उसको कितनी चीजें समझ में आई, कितना वो अपने माइंड में रिटेन करके रख सकता था। तो अब बात करते हैं इसके जो मेन फीचर्स बोल लेते हैं, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, एक ही बात है। तो क्या क्या इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो सबसे पहला, ये असेसमेंट हमेशा लर्निंग के एंड में होता है। दूसरा क्या, कि ये स्टूडेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करता है इन 1 ईयर। हम इसमें बच्चे का डेली प्रोग्रेस नहीं चेक कर सकते। इसमें स्टूडेंट को रिपोर्ट कार्ड दी जाती है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सिलेबस और लर्निंग गोल्स में बाउंडेड होता है। हमें पता है कि हमारा सिलेबस ये है, तो क्वेश्चन भी जो हमारा क्वेश्चन पेपर भी जो बन के आता है वो उसके अकॉर्डिंग ही बन के आता है, उससे बाहर नहीं आ सकता। तो इन फीचर्स को देख के अगर हम समझें कि सबमिटिव असेसमेंट स्कूल्स में क्यों होता है, तो ये क्लियर हो रही होगी चीज़ें कि हाँ भाई क्यों होता है। एक तो बच्चे की प्रोग्रेस चेक करने के लिए, दूसरा दूसरा ये कि सिलेबस एक हमारा करिकुलम को ख़त्म करने का भी होता है कि हाँ चलो हमें इतने टाइम में अपना जो सिलेबस है वो ख़त्म करना है। और इसका एक मेन पॉइंट ये भी है कि जो सबमिटिव असेसमेंट के थ्रू क्या होता है, टीचर को ये समझने में मदद मिलती है कि स्टूडेंट का कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग था और कहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट की नीड है अभी भी। जैसे अगर क्लास में अगर रिपोर्ट कार्ड देखा जाए, तो क्लास में अगर ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स में कम स्कोर किया है, तो टीचर क्या करेगी, अपने टीचिंग मेथड में इम्प्रूवमेंट ला सकती है। लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या हो रहा था, टीचर को इंस्टेंट पता चल रहा था कि हाँ बच्चे को कहाँ चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो वो उस चीज़ को करेक्ट कर रही थी, अपनी मेथड को थोड़ा चेंज करी थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं असेंडिंग डिसेंडिंग की बात करूँ मैथ्स में, तो उस टाइम पे अगर हम बच्चों को समझाएं तो उनको हाँ समझ में आ जाता है कि इस असेंडिंग में छोटे से बड़े क्रम में जाना होता है और डिसेंडिंग में बड़े से छोटे में। लेकिन क्या होता है, एग्जाम के टाइम पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है किस में कौन सा करना था। तो टीचर क्या कर सकती है, अगर ज़्यादातर बच्चों को इस चीज़ में कंफ्यूजन आ रही है, तो टीचर कोई ट्रिक बना सकती है, किसी ट्रिक के बेसिस पे उनको समझा सकती है कि ये चीज़ तुम एग्ज़ाम के टाइम पे याद रखना ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये थे कि मतलब क्या क्या फीचर्स है। एडवांटेजेस देखें तो ये क्लियरली ये बता रहा था कि स्टूडेंट ने कितना सीखा, जो कि अब तक चलता हुआ आ रहा है। दूसरा कि फ्यूचर में बच्चा अपने ग्रेड्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए इंकरेज होता है कि चलो कोई बात नहीं, अभी मेरा इतना स्कोर है, आगे मैं और इम्प्रूव करूँगा या करूँगी। फिर आगे मतलब ये साइकिल हमारी रुकती नहीं है, फिर हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। तीसरा, बच्चा भी पढ़ाई को सीरियसली लेना स्टार्ट करता है। फोर्थ पॉइंट इज अबाउट कंपैरिजन। हालांकि कंपैरिजन करनी नहीं चाहिए हमें, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज यूनिक। लेकिन टीचर क्या कर सकती है कि वो मार्क्स कंपेयर करके ये पता कर लेगी कि कुछ बच्चे ही हैं जिसे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, या ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं, तो वो अपने टीचिंग मेथड को अगेन इम्प्रूव करेगी। तो ये पॉइंट्स हमारे एडवांटेजेस को बता रहे थे। अभी डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो बच्चों में एग्ज़ाम प्रेशर आता है, इससे उनका मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है बहुत ज़्यादा। और कभी कभी क्या होता है कि बच्चे, माँ बाप, इवन टीचर भी कभी कभी मार्क्स पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं रेदर देन लर्निंग। जैसे कब होता है ये चीज़, जैसे अगर हम 10th-12th के बोर्ड एग्जाम्स देखें, तो वहाँ पर ज़्यादा हम मार्क्स को फोकस करते हैं ज़्यादा, क्योंकि वही रिपोर्ट कार्ड है जो आगे बच्चे को जज करेगी। बच्चा कहीं पे भी कॉलेज में जाएगा, जॉब में जाएगा, तो बच्चे की वही वाली 10th-12th की रिपोर्ट कार्ड देखी जाएगी। तो इसलिए बच्चा कभी कभी कंसेप्ट को समझने की जगह रेक्टाफिकेशन की तरफ चला जाता है। तो ये हमारी रोट लर्निंग को प्रमोट करता है कहीं ना कहीं। तो ये था मेरा सबमिटिव असेसमेंट का टॉपिक। मैं इसका ज़्यादा प्रिपेयर तो नहीं कर पाई। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। थैंक यू मैम। क्लियर है सबको आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है और सबमिटिव असेसमेंट क्या होता है?
यस मैम। ठीक है, अब आप लोगों से ही पूछूंगी, डिफरेंस क्या है फॉर्मेटिव में और सम्मेटिव में? बताइए, एक एक पॉइंट करके बता दीजिए, जिसको जो जो समझ में आया है। मैम मैं बताऊं? तूने तो पढ़ाया ही है सिद्धि, बाकी बच्चों से पूछ रही हूँ मैं। मैम मैं बताऊं? हाँ तुम बताओ। सिद्धि और खुशी नहीं बताएंगी क्योंकि इन दोनों ने तो पढ़ाया है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस होता है, जिससे कि जो अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स की वो इम्प्रूव। और जो समेटिव असेसमेंट होता है वो होता है जब सारी जो पढ़ाई है, जो यूनिट है, जो सिलेबस है वो खत्म हो जाए, तो लास्ट में जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है, बच्चों को कितना समझ में आया, उन्होंने कितना पढ़ा, वो सारी चीज मेजर करने के लिए होती है। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पर्पस होता है ना, वो होता है कि स्टूडेंट्स को फीडबैक देना कि वो कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, अभी उनको कितना अच्छी तरीके से समझ आया और वो कहाँ पे अटक रहे हैं, कहाँ पे उनके गैप्स आ रहे हैं। और जो समेटिव असेसमेंट का पर्पस होता है वो होता है स्टूडेंट्स को ग्रेड्स और फाइनल रिजल्ट देना, कि वो फेल है या पास है, उनको और कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है कि वो नेक्स्ट क्लास में भी इतने पीछे ना रह जाए। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट की जो टाइमिंग होती है वो रेगुलर टीचिंग के दौरान ही होती है। जैसे अभी पढ़ाया और मैम ने लास्ट में क्वेश्चन पूछे कि बताओ तुम्हें ये समझ आया, ये आया, तो ये हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है। और जो समेटिव असेसमेंट होता है वो एक यूनिट टर्म और कोर्स के बाद उसकी जो टाइमिंग होती है वो होती है, ये सारी खत्म होने के हो जाती है। और जो समेटिव असेसमेंट होता है ना, इसमें इवैल्यूएशन और जजमेंट ज्यादा होती है। और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ना, इसके अंदर हम कह सकते हैं डायग्नोस्टिक और डेवलपमेंटल ज्यादा होती है। मतलब इसमें ना बच्चों को सुधार करना सिखाते हैं कि आपको कहाँ पे ज्यादा जरूरत है। जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की अगर हम एग्जांपल्स देखें, जैसे कि क्लास टेस्ट हो गया, क्विज ले लिया क्लास के अंदर, होमवर्क ओरल क्वेश्चंस दे दिए बच्चों की, कल तुम ये याद करके आना मैं पूछूंगी, और असाइनमेंट्स दे दिए, उनको प्रेजेंटेशन दे दी कि वो कैसे क्या पढ़ाएंगे। और समेटिव असेसमेंट के हम एग्जांपल्स ये देख सकते हैं, जैसे फाइनल एग्जाम हो गए, बोर्ड एग्जाम हो गए, सेमेस्टर एग्जाम्स हो गए, मिड टर्म एग्जाम्स हो गए, ये सारी चीजें। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। क्लियर है सबको? वेरी गुड। अब आगे आता है आपका टॉपिक स्ट्रेटजीज फॉर असेसमेंट, कि आप बच्चे का असेसमेंट का मीनिंग आपको क्लियर है कि हमें बच्चे की इवेल्युएट करके देखना है कि उसने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। तो हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाएंगे इनका क्या करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है आपका, उसमें आप कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हो, और फिर जो आपका समेटिव असेसमेंट होता है उसमें आप कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में स्ट्रेटजीज की। तो देखो भाई, FA1 के दौरान हम क्या क्या कैसे कैसे बच्चे का इवेल्युएशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्रिएटिंग लर्निंग प्रोफाइल, बच्चे की क्या है जो अधिगम प्रोफाइल है वो तैयार करना। दूसरा, पोर्टफोलियो बनाना। तीसरा, एरर एनालिसिस करना। फोर्थ है असेसमेंट रूब्रिक, ठीक है। ये 4 तरीके इन्होंने बताए हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारी क्रिएटिंग लर्निंग प्रोफाइल की, ठीक है। प्रोफाइल का मतलब क्या है कि बच्चे ने जितने भी टेस्ट दिए हैं ना, उनकी एक प्रोफाइल तैयार कर ली जाती है, ठीक है। देखो कई स्कूलों में ये होता है कि बच्चे के जितने भी टेस्ट होते हैं ना, उनकी एक अलग से प्रॉपर फाइल बनवा के स्कूल में ही क्या है वो सबमिट कर ली जाती है। उसका एक प्रॉपर कि बच्चे ने ये टेस्ट दे रखे, इतने इतने उसके मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये जो होता है क्रिएटिंग लर्निंग प्रोफाइल में, ये देखना होता है इसमें जो भी टेस्ट है उसके टेबल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ग्राफ के माध्यम से दिखाया जाता है, और स्कोर को किसी भी सामान्य यूनिट में अभिव्यक्त करना हो तो उसको क्या है विद्यार्थी की लर्निंग प्रोफाइल कहते हैं। यानी कि इसमें क्या करते हैं हम, ये देख करके देखते हैं, जैसे आपने क्या है एक एनालिसिस देखा होगा, ठीक है। मैंने टेस्ट लिए तुम्हारे, मान लीजिए तुम 9 के 9 बच्चे मेरी क्लास में डेली आते हो, मैंने टेस्ट लिए और मैंने क्या है रिकॉर्ड रख लिया, और उस रिकॉर्ड को क्या है थ्रू ए चार्ट या टेबल के जरिए मैं शो कर सकती हूँ कि भाई सिद्धि के इस बार इतने आए, दूसरे टेस्ट में ये आए, तीसरे में, यानी कि एक ऐसे चार्ट वो बना दिया, टेबल बना दी हमने कि भाई इतने मार्क्स आए, इतने मार्क्स आए हैं। फिर उसी टेबल से क्या हमने ग्राफ तैयार कर दिया कि भाई सिद्धि का ग्राफ अपवर्ड जा रहा है या सिद्धि का ग्राफ
डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, यानी कि पता लग जाएगा हमें कि ये क्या कर रही है, मेहनत कर रही है, आगे प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही है। तो हम क्या करते हैं, क्रिएटिंग लर्निंग प्रोफाइल। अगर देखा जाए तो भाई इंडिया में अब इतना एडवांस भी नहीं है कि ग्राफ तैयार कर रहे हैं, हाँ, लेकिन जो लर्निंग प्रोफाइल जरूर तैयार की जा रही है बच्चे की, ठीक है। ग्राफ के जरिए तो अभी नहीं प्रेजेंट कर रहे स्कूलों में हाल फिलहाल, हाँ, लेकिन प्रोफाइल जो है वो जरूर तैयार की जाती है। आगे है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, ये भी क्या है, एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें जो भी बच्चे द्वारा जो भी काम किया जाता है उसको हम इकट्ठा करके रखते हैं। टीचर और स्टूडेंट दोनों ही टीचिंग प्रोसेस की जो भी डेवलपमेंट है, उसके प्रभाव है, उसके लिए टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, समय समय पर क्या है, उनकी इवैल्यूएशन होता रहता है। छात्रों का क्या है, उनकी डेवलपमेंट की जांच की जाती है कि वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। असेसमेंट का यह है शैक्षणिक यंत्र शिक्षण के महत्वपूर्ण साक्ष्यों को उपलब्ध कराता है, छात्र के ज्ञान एवं व्यवहार प्रयोग को। देखो भाई, इजी लैंग्वेज में देखा जाए तो मैं मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो तैयार करूंगी तो मैं क्या क्या देखूंगी, पोर्टफोलियो में एक चीज नहीं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें क्या होती है उसके अंदर ऐड होती हैं। कैसे ऐड होती हैं, जैसे मैंने रिकॉर्ड रखा, आपने कितने टेस्ट दिए, उन टेस्ट के मार्क्स का भी मैंने रिकॉर्ड रखा। दूसरा क्या है, आपने ओरल प्रेजेंटेशन कितनी दी, उसका भी मैंने रिकॉर्ड रखा। तीसरी बात, क्लास में जब मैं क्वेश्चनिंग करती हूँ तो कितने बच्चे उन क्वेश्चनिंग का जवाब मेरे को दे रहे हैं, ठीक है, वो भी मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। यानी कि आप लोगों का जो भी ये बायोडाटा, ये मैं सारा का सारा अपने पास लिख के रख रही हूँ, ताकि फाइनल में जब मेरे को क्या होता है कि जब आप लोगों की असेसमेंट देनी होती है तो उस टाइम पे ये पूरा का पूरा डाटा मेरे को काम आता है। और ये पूरा डाटा क्या दिखाता है कि एक बच्चे की कैसी परफॉर्मेंस रही है, ठीक है। आपने असाइनमेंट कितने किए हैं, क्लास में प्रेजेंट कितने रहे हो, क्लास में एक्टिव कितने रहे हो, टेस्ट कितने दिए हैं, उन टेस्ट में मार्क्स कितने अचीव किए हैं, और उसी के आधार पर मैं क्या करती हूँ, आपकी असेसमेंट करती हूँ, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका पोर्टफोलियो। उसके बाद आता है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस के अंदर हम ये बातों का ध्यान रखते हैं कि बच्चे ने भाई प्रोग्रेस तो की है, लेकिन कहीं ना कहीं, देखो एरर का मतलब ही पता लग रहा है कि त्रुटि, एनालिसिस का मतलब ढूंढना है ना। एरर एनालिसिस, इसमें क्या है, हम बच्चे ने प्रोग्रेस तो की है लेकिन कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। तो हम क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट लगाकर बच्चे की उस कमी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे FA1 हुए, FA1 मान लीजिए आपके 30 मार्क्स के FA1 हुए हैं, तो किसी बच्चे को मान लो 9 या 10 नंबर आए हैं, तो भी बहुत कम है नंबर। ऑलमोस्ट बच्चों के जब 25-26 आए हैं, तो जिस बच्चे के 9 मार्क्स आए तो ऑलमोस्ट वो बहुत कम नंबर है, ठीक है। तो वो बहुत कम जो नंबर है उनका क्या करना है, तो हमें डायग्नोस्ट करके देखना है कि बच्चे को कहाँ पे क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। तो जब हम ये पता लगाते हैं कि इस बच्चे की कमी कहाँ पे रह गई है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एरर एनालिसिस हम उसको बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद बात आती है असेसमेंट रूब्रिक की, ठीक है। रूब्रिक क्या है, मानकों की एक ऐसा ग्रिड होता है जो स्पष्ट करता है कि किस बेसिस पर मैं इस बच्चे को क्या दे रही हूँ, इवेल्युएट कर रही हूँ, कौन कौन से बेसिस, किस किस आधार पर मैं बच्चे को मार्क्स दे रही हूँ। तो रूब्रिक एनालिसिस वे होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट के अनुरूप विद्यार्थी और टीचर की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए जाते हैं, ठीक है। एक प्रभावी यंत्र होता है जिससे विद्यार्थी की जो प्रोग्रेस है उसकी जांच की जाती है। रूब्रिक का डिजाइन, इसमें रूब्रिक में स्तरों पर वर्णन करता है, छात्र तथा टीचर के लिए स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ज्ञान के स्तर और समझ को की पहचान होती है, प्रदर्शित करता है। कार्य प्रदर्शन के स्तर हो सकते हैं तीनों स्तर, प्रकाश संश्लेषण के ढंग से समझाना, प्रकाश संश्लेषण के कुछ सटीकता से, प्रकाश संश्लेषण। देखो भाई, इसमें बताया गया है असेसमेंट रूब्रिक। असेसमेंट रूब्रिक में ये है कि हम असेसमेंट के लिए कुछ स्टैंडर्ड को निर्धारित करते हैं, उसका एक ग्रिड बना दिया हमने, ठीक है। और उस स्टैंडर्ड के आधार पर हम बच्चे का क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। यानी कि मैंने स्टैंडर्ड रख दिया, मैंने स्टैंडर्ड ये रख दिया कि बच्चे का क्या करना है भाई, स्टैंडर्ड रख दिया कि कम से कम 15 नंबर तो लेने ही है भाई 30 में से सबको, ठीक है। तो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर बच्चा जो 15 से ऊपर लेके आता तो मैं मानती हूँ कि बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है। अगर 15 से नीचे नंबर लेके आता तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो जो रूब्रिक एनालिसिस करते हैं तो वो हम क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टीचर करता है, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर अपने अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं और सारे के सारे रिकॉर्ड अलग अलग सब्जेक्ट के फिर किसको देते हैं, क्लास टीचर को देते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका
रूब्रिक कहलाता है। ठीक है, तो रूब्रिक में क्या क्या बताया गया है, इन्होंने 3 लेवल बताए। मान लीजिए मैं बच्चे को फोटोसिंथेसिस वाला कोई टॉपिक करा रही हूँ, तो फोटोसिंथेसिस का सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, बच्चे को समझाऊंगी। ठीक है, फिर मैं ये देखूंगी प्रोसेस कि बच्चे को समझ आया है या नहीं आया है। ठीक है, और उसके आसपास क्या क्या वर्ड चीजें, क्या क्या चीजें बच्चे को समझ में आई हैं, ये सारी चीजें मैं नोट करूंगी। जैसे मैंने पहले फोटोसिंथेसिस बता दिया, फिर मैंने आप लोगों को बोला कि इससे के रिलेटेड क्या है, आप मेरे को एग्जाम्पल बताइए, इसके नियर बाय क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, बच्चे से क्वेश्चनिंग वगैरह करते हैं, ताकि हम ये देख सकें कि बच्चे को स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, मैंने स्टैंडर्ड रखा था कि आज मैं इसको बच्चे को क्लियर कराऊंगी, तो स्टैंडर्ड के बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस चीज का आकलन जो करते हैं, तो वो क्या है, हमारा रूब्रिक कहलाता है। ठीक है, क्लियर है चारों पॉइंट? ठीक है बेटे, फिर अगला देखिए, ये तो थे आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में यानी कि आप जब FA1 लेते हो तो किस किस तरीके से बच्चे का असेसमेंट करते हो, वो वाले तरीके। अब है सबमिटिव, यानी कि जब आपके फाइनल एग्जाम होते हैं तो उसके लिए आप क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाते हो बच्चे का असेसमेंट करने के लिए। एक तो होती है आपकी ओरल एग्जाम, एक होते हैं रिटन एग्जाम। ठीक है, एक दे दिए आपके रिकॉर्ड के आधार पर और अधिन्यासों द्वारा परीक्षा, 4 ही तरीके इसमें बताए हैं। एक तो ओरल टेस्ट, ओरल टेस्ट या ओरल परीक्षा का मतलब होता है आप लोगों की, देखो प्रैक्टिकल होएगी ना, तो प्रैक्टिकल क्या है आपकी, ओरल वाइवा है आपका। इसमें हम क्या करते हैं, मौखिक बच्चे से बुलवा कर सुनकर उसका नंबर लगाते हैं। जैसे आपकी अब जैसे फर्स्ट ईयर में जो प्रैक्टिकल होंगी, मान लो 100 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल है, तो अब जिस बेस पे जैसा आप सुनाओगे अगले बंदे को जो प्रैक्टिकल लेने वाला है, ऐसे ही आपके नंबर लग जाएंगे। तो ये होती है आपका सबमिटिव असेसमेंट की फर्स्ट स्ट्रेटजी, यानी कि ओरल टेस्ट लेकर, यानी कि आपका वाइवा लेकर। दूसरा है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप और एक होते हैं आपके एस्से टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप में आप जैसे मान लीजिए सीटेट का आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो खैर नहीं, मैं 10th में हुई ना, तब हमारा जो सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो पहला जो पेपर था फर्स्ट सेमेस्टर का वो ऑब्जेक्टिव था और दूसरा क्या था हमारा सब्जेक्टिव, यानी कि एस्से टाइप लिखना था। तो ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन दे दिया और साथ में क्या दे दिया, आपको 4 ऑप्शन दे दिए उनके। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं आपके ओरल टेस्ट, ये क्या कहलाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट। और उसके बाद आते हैं आपके सब्जेक्टिव टेस्ट में ऐसे टाइप क्वेश्चन। आप आ रही हो आंटी, 5 मिनट में आई क्लास खत्म करके, मैं ही थी उधर। ठीक है, तो ओरल ये, उसके बाद बात आती है हमारी रिटन एग्जाम की। रिटन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, सब्जेक्टिव में आपको एस्से टाइप क्वेश्चन, जैसे अभी आप एग्जाम दे रहे हो, तो ये कौन से हैं आपके एस्से टाइप एग्जाम आप दे रहे हो। ठीक है, एक होते हैं आपके जो सब्जेक्टिव बताया था ना, सब्जेक्टिव में भी इन्होंने 2-3 टाइप के बता दिए। एक तो स्टैंडर्डाइज, जिसमें अचीवमेंट टेस्ट हो गए, आपके इंटेलिजेंस से रिलेटेड टेस्ट हो गए। ठीक है, आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए, आपके इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट हो गए, ये सारे टेस्ट इन्होंने बताए हैं। ठीक है, मेरे को बताओ यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि ये सारी चीजें तुम कर रहे हो अभी। यस मैम। ठीक है, उसके बाद है ये एक और परीक्षा बताई है, आप अधिन्यासों द्वारा परीक्षा, ऑनलाइन मोड में जो आप पेपर देते हो। ठीक है, इसमें है विद्यार्थियों को क्या है, छूट दे दी जाती है कि वे घर पर करने के लिए दिया जाता है। उनको ये काम क्या है, ये जो टेस्ट है घर पे करने के लिए दिया जाता है। केवल एक या एक से अधिक प्रश्न लिख देने का नाम ही क्या कहलाता है, अधिन्यास नहीं है। प्रत्येक अधिन्यास अध्यापक द्वारा विशेष सावधानी से तैयार किया जाता है। स्कूलों में अध्यापकों के लिए छात्रों के साप्ताहिक अधिक अच्छे रहते हैं। इन अधिन्यास अध्यापक नियमित रूप से जाँच करनी। देखो बेटा, ये टेस्ट कौन से हो गए भाई आपके, मैंने दे दिया कि भाई आप ना घर से लिख के ले आओ। घर से लिख के यानी कि मैंने प्रैक्टिकल आप लोगों को जो मिली हुई है ना, वो आप कॉलेज में बैठ के नहीं बना रहे, वो आप क्या कहाँ से बना रहे हो, अपने घर से बना रहे हो। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, इसी का वाइवा होता है आपका। ठीक है, तो यानी कि ऐसी परीक्षा जिसमें आपको क्या है, छूट दे दी जाती है। आपको पता है भाई मेरी ये जैसे अब हमने भी क्या है, जैसे PhD कर रहे हैं तो हमें भी कुछ जैसे थीसिस दे दी है हमें घर से लिखने के लिए, है ना, तो घर से लिखने के लिए दे दे भाई, छूट है आपकी, आप घर से लिख के लाओ जैसे लिख के लाना है। बस टीचर चेक करेंगे, बताएंगे कहाँ मिस्टेक है कहाँ नहीं है।
ठीक है। तो ये आते हैं इस टाइप के टेस्ट। उसके बाद है आपका एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, आपकी कुशलता को जांचने के लिए एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, ठीक है। नियमित रूप से की जाने वाली प्रोग्रेस जांच की जाती है, इसमें आपका डे यानी कि या तो दिन के हिसाब से या वीकली या मंथली के हिसाब से ये काम करता है, ठीक है। तो ये सारी यानी कि आपका एक रिकॉर्ड रख लिया आपने कि बच्चा कैसे क्या कर रहा है, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब कल के लिए है आपको जो घर से पढ़ के आना है, अभी ना कोई ऑफिस में आ गया है, ओरल इवैल्यूएशन, मौखिक मूल्यांकन क्या होता है। मौखिक अगर आप सिंपल सी लैंग्वेज में देखो तो आपके जो वाइवा होता है, प्रैक्टिकल का जो वाइवा होता है, तो वो ओरल इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। या फिर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे क्लास में, वो भी ओरल में ही आ गया, आप लोग आंसर दे रहे हो, या आप आपस में कोई क्वेश्चनिंग आपस में कर रहे हो, तो वो भी ओरल में आ गया। तो ओरल टेस्ट वाला पढ़ना है। ऐसे टेस्ट क्या होते हैं ये सबको पढ़ना है, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, और इनमें क्या डिफरेंस है, यानी कि ये वाली जो यूनिट है ये कंप्लीट पढ़नी है आपको। पढ़ के आ जाओगे? ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बाद आपने क्या कहा? बेटा डिफरेंस दे रखा है, ऐसे टाइप टेस्ट में और ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या डिफरेंस है। 3 क्वेश्चन है अभी यहाँ पे। एक तो है ओरल इवैल्यूएशन क्या होती है, ठीक है। दूसरा है ऐसे टाइप जो भी आपके एग्जाम होते हैं उनके क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये वाला। और तीसरा है आपका ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होते हैं, या ऑब्जेक्टिव जो आपके पेपर होते हैं उनका क्या अर्थ है और उनके क्या क्या लाभ हैं। और एक है फिर लास्ट में आ गया इन दोनों का डिफरेंस, ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव यानी कि निबंध ऐसे टाइप का। उसके बाद रह जाएगा CCE का, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है CCE वाला। मैम कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा? ना ना बेटा, इतनी जल्दी कहाँ होएगा, काफी बड़ा है चैप्टर, तो कल नहीं हो पाएगा। कल तो देखो ओरल इवैल्यूएशन कौन सा बच्चा करेगा? मैम तीनों क्वेश्चन मैं कर लूं? क्या क्या बोल रहे प्रीति? मैम तीनों क्वेश्चन मैं कर लूं प्रिपेयर? हाँ ठीक है, फिर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना प्रीति, ज्यादा लंबा नहीं करना, ठीक है। एक बार वैसे पता तो Okay, नहीं ma'am. है बच्चों को ओरल क्या होता है और ऐसे टाइप क्या मैम बस होता है। इसके मेन पॉइंट्स की समझ ज्यादा क्लियर हो जाए हाँ बस बिल्कुल। क्लियर हो जाए बच्चे को। और फिर सीधी करके लाएगी CCE, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। मैम इसके अंदर क्या क्या पॉइंट कवर अप करूं? इसमें ये होता है बेटा कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जब हम लगातार बच्चे को इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, वो होता है यानी कि ये इवैल्यूएशन की एक सिस्टम होता है जिसमें लगातार हम बच्चे के ऊपर मॉनिटरिंग करते हैं और ये देखते हैं कि बच्चे को क्या समझ में आया, नॉलेज हुई है नहीं हुई है, उसको अंडरस्टैंडिंग हुई है नहीं हुई है, अगर हुई है तो उसने कितना एप्लीकेबल किया है, उसका एनालिसिस करना, सिंथेसिस करना, ये वाली सारी बातें 8 नंबर के अकॉर्डिंग करना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं करना। 8 मार्क्स ना मैम? हाँ जी 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ओके मैम। शायद मेरे ख्याल में कल इतना ही हो पाएगा, फिर ये हरियाणा गवर्नमेंट वाला मैं बता दूंगी। और खुशी यस मैम। आप ये पढ़ के आओगे डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं। ओके मैम। ये जो हरियाणा गवर्नमेंट वाला दे रखा ना, इसके बाद दे रखा पेज नंबर 56 पे, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, ये क्यों आवश्यक है हमारे लिए, इसके उद्देश्य बताने हैं। ओके मैम। ओके बेटा ठीक है, फिर कल मिलते हैं और पढ़ लेना साथ साथ। अब तुम्हारे रह गए हैं महीने जून जुलाई अगस्त, सितंबर में एग्जाम हो जाएंगे, 3 महीने रह गए हैं अब आपके पास कंप्लीट। ठीक है बेटा, बाय एवरीवन। बाय मैम। मैम बाय बेटा।